सुप्रभात बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास भूगोल का। इसमें सबसे पहले है संसाधन। संसाधन है क्या, इसके विषय में हमें जानना चाहिए। संसाधन हमारी प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त है, जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त है, जिनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह सब संसाधन है। अब प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी है तकनीकी, क्योंकि प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी वस्तुएं बिना तकनीकी से वह मानव के उपयोगी नहीं हो पाती है। जैसे उदाहरण के लिए पंखा बना हुआ है हमारा, तो यह यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा या तकनीकी के माध्यम से हमारे उपयोग के लिए लोहे को पंखे के रूप में बना दिया गया है। आर्थिक रूप से संभाव्य, आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब इसमें आर्थिक संभावनाएं हो। अर्थात कह सकते हैं कि हम किसी अगर चीज में पैसे 1000 लगाते हैं तो उसको बनाने के बाद हमें उससे कुछ लाभ होना चाहिए। ये नहीं कि हमने 1000 रुपये लगा दिए और उससे हमारा फायदा मात्र 100 रुपये का हो रहा। तो ये क्या है, ये आर्थिक रूप से संभावना नहीं हो, उसमें उससे हमारा लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए ये मान्य नहीं हो सकते। तीसरे क्या है, सांस्कृतिक रूप से मान्य। ऐसा संसाधन हो जो हमारी संस्कृति उसे मान्यता देती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी संस्कृति के अनुरूप को धारण नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की नाक की चूड़ियाँ हैं, यहाँ बनती हैं, लेकिन इनको राजस्थान तक सीमित है। यदि इनको विदेशों में कहा जाए तो विदेशों के लिए आर्थिक संभावनाएं नहीं है। ठीक है, तो संसाधन क्या है बच्चों? संसाधन हमारी प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, जिनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह सब संसाधन है। ठीक है, इसके बाद देखिए संसाधन का विकास कैसे होता है। संसाधन का विकास प्रकृति, प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी, संस्थाएं, यह तीनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे में निहित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन्हीं तीनों के मेल से संसाधनों का विकास होता है। अब संसाधन कितने प्रकार के हैं? संसाधनों के प्रकार, संसाधन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन से ज्ञात होता है कि जिसमें जीवन हो। तो जीवन आपको मालूम है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, हम आप सब हैं। तो ये क्या है, हम लोग जैव संसाधन में आते हैं। अर्थात जैव संसाधन क्या है? जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है, जिनमें जीवन पाया जाता है, वह सब जैव संसाधन है। जैसे वनस्पतियाँ, वन्य जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु या मनुष्य आदि। ठीक। दूसरा संसाधन है इसका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे हमारी चट्टानें, पर्वत, पठार, धातुएं, ये सब क्या है? अजैव संसाधन में आती है। ठीक है। दूसरा संसाधन है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब समाप्ति के आधार पर, क्योंकि बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो होते हैं और उसके बाद वो नष्ट भी हो जाते हैं, तो निरंतर चलते नहीं रहते हैं। तो समाप्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं,
एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन मतलब जिनको नया किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए नवीकरण संसाधन देखिए यहाँ पर, इन संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। नवीकरण संसाधन है क्या? नवीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नया किया जा सकता है या नया करने योग्य है, वह सब नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक, अब नवीकरण संसाधन जैसे आपका जल है, सूर्यताप है, वनस्पतियां हैं, वन्य जीव जंतु, ये क्या है? इनको नया किया जा सकता है। कैसे नया किया जा सकता है? जैसे वर्षा जल है तो जल वाष्प बनता है, तो वाष्प बनने के बाद में वह संघनन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊपर जाता है और फिर वह वर्षा होता रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, वर्षा का जल हमारा शुद्ध होता रहता है। इसके अलावा आज हमारे प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से आपने देखा होगा कि घरों में भी जल को शुद्ध करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, तो उनके माध्यम से भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। वायु का भी चक्र इसी तरह चलता रहता है, तो वायु भी शुद्ध होती रहती है। तो इसलिए इन संसाधनों को कहते हैं सतत अथवा प्रवाह संसाधन, यानी निरंतर अपने आप में ये शुद्ध होती रहती है। इसके बाद देखो ये जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन में भी बताया हमने, जिनमें जीवमंडल, जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती है, जिसमें जीवन पाया जाता है, वह जैव संसाधन है। जैव संसाधनों को भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से हैं? वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति जैसे जो पेड़ पौधे हैं हमारे, एक आप पेड़ लगाते हैं और उससे धीरे धीरे अनेक पेड़ तैयार हो जाते हैं, इसमें हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं लगती है। उसी प्रकार से जीव जंतु भी हैं, एक जीव होता है उससे दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। इसलिए इनको हम नवीकरण योग्य संसाधनों में रखे हैं। ठीक, इसके बाद संसाधन है अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य ऐसे संसाधन जिनको नया नहीं किया जा सकता है, जो लंबे समय तक भौतिक अंतराल में लंबे समय तक भूवैज्ञानिक अंतराल में इनका विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी या सुना होगा बहुत सी ऐसी धातुएं हैं, जीवाश्मी ईंधन है, बताते हैं कि भूमि के अंदर भूगर्भ में इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनकी उत्पत्ति एकदम से नहीं होती है, अचानक नहीं हो जाती है। ये उसी में पड़े रहते धीरे धीरे भूगर्भ में आंतरिक हलचलों से, उसके परिवर्तन से धीरे धीरे ये बनते रहते हैं, इनका विकास होता रहता है। इसलिए इन्हें अनवीकरण योग्य कहते हैं। अब अनवीकरण योग्य जो संसाधन है, इन संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय संसाधन जिनको भौतिकी, रासायनिकी और यांत्रिकी की सहायता से, भौतिकी, यांत्रिकी और रासायनिक की सहायता से जिनको हम फिर से उन्हें पुनः प्रयोग में लाने योग्य बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुनः चक्रीय संसाधन। जैसे धातुएं हैं, धातुएं यानी लोहा। लोहा क्या होता है कि जैसे हम कोई संसाधन उससे बनाए, उदाहरण के लिए पंखा बनाए या कोई चीज़ बनाए, गाड़ी बनाए, तो देखा होगा आपने कि इसको बनाने के बाद कुछ दिन के बाद जब ये बेकार हो जाता है तो कबाड़ी वाला आता है और लोहा हमारा लेकर के खरीद करके चला जाता है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है। पन्नियाँ जो अच्छी होती हैं वो भी दोबारा रिसाइकिल हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि वो लोहा ले जाकर के उसको फिर से
रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा फिर से वो रिसाइकिल किया जाता है, फिर से उसको शुद्ध लोहे को अलग किया जाता है और अशुद्धियाँ उसकी निकाली जाती हैं। इस प्रकार से वह पुनः हमारे उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इसलिए ऐसे संसाधनों को पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की धातुएं आ जाती हैं, जैसे लोहा है, साफ चांदी है, सोना है, बॉक्साइट कोई भी हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस संसाधन को, अनवीकरणीय योग्य संसाधन को दूसरे भाग में बांटा गया है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन में जैसे जीवाश्मी ईंधन ना, जीवाश्मी ईंधन की विशेषता यह है कि जैसे आप पेट्रोलियम है तो पेट्रोल को एक बार प्रयोग करने के बाद वह दोबारा हम उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वह नष्ट हो जाता है। जैसे गैस, डीजल, मिट्टी का तेल ना, या गैसें, तो इन संसाधनों को हम पुनः प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनको बनने में भी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनको कहते हैं अचक्रीय संसाधन। ठीक है, अब देखिए इसी संसाधन को प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में विभाजित किया गया था। मानवीय संसाधन संरचनाएं एवं संस्थाएं, दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं, संस्थाएं क्या करते हैं? संस्थाएं उन संसाधनों को समाज के उपयोगी योग्य बनाने के लिए वह संसाधनों को जुटाती हैं, बनाती हैं। और उसमें मानवीय संसाधन उसको उसी गुणवत्ता के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर उसको विभाजित करती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा संसाधन है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो हमारे संसाधन हैं वह 4 प्रकार के हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या है। व्यक्तिगत संसाधन क्या है कि संसाधन, इन संसाधनों पर जो निजी व्यक्तियों का आधिपत्य होता है, यानी जितने भी संसाधन हैं जितने पूंजीपतियों का अधिकार होता है या हमारा अधिकार होता है व्यक्तिगत रूप से, तो वह संसाधन कौन सा संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि किसानों को खेत आवंटित किए जाते हैं तो वह संसाधन किसके हुए? किसानों के हुए, उन पर उनका आधिपत्य है। जैसे आप लोगों को घर दिए गए, आवंटित किए गए, आपने खरीदा तो वह घर किसका हुआ? आपका हुआ। तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, अब व्यक्तिगत संसाधन के बाद हम आते हैं दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन हैं आपने देखा होगा अपने आसपास कि जिन पर समुदाय का अधिकार होता है। वह एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, वह समुदाय के लिए होते हैं। जैसे आप लोग पार्क में खेलने जाते हो तो क्या जिसके घर के सामने है वही खेल सकता है ना? उस कॉलोनी में, उस समूह में जितने बच्चे होते हैं कोई भी खेले, वह समुदाय के लिए है। पिकनिक जाते हैं, पिकनिक में भी देखा होगा वहाँ हर प्रकार के, हर जगह से लोग एकत्रित होते हैं, वो सामुदायिक संसाधन है। आपका तालाब क्या है? ये सामुदायिक संसाधन है। तो इसके बाद देखिए तो समझ में आ गया ना, स्वामित्व के आधार पर 2 संसाधन पहले, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। जिन पर व्यक्तिगत अधिकार होता है वह व्यक्तिगत संसाधन, जैसे घर और आपके खेत उदाहरण के लिए। सामुदायिक संसाधन इसमें समूह का अधिकार है। अब देखिए हम आते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। वैसे जितने भी संसाधन हैं वह सभी राष्ट्रीय संसाधन के ही अंतर्गत है, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह कभी भी निजी संसाधनों को सार्वजनिक हित के लिए अपने अधिकार में ले सकते हैं। जैसे अब सार्वजनिक राष्ट्रीय संसाधन है क्या? जैसे राष्ट्रीय संसाधन आपकी सड़कें, सड़कें क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है, कोई भी जा सकता है, किसी भी राज्य का व्यक्ति आ जा सकता है, राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद देखा होगा नहरें। नहरें क्या है? नहरें जब बनती हैं तो बहुत
से किसानों की खेत आ जाते हैं। अब खेत तो निजी संसाधन है, लेकिन जब सरकार बनाती है तो उनको अपने अधिकार में ले लेते हैं। इसी तरह से सड़क बनाती है तो सड़कों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। इसलिए कहते हैं कि जितने भी संसाधन हैं वह राष्ट्रीय संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधनों को भी सरकार अपने अधिकार में ले सकती है, राष्ट्रीय हित में या जनहित में। ठीक है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो जिन पर आधिपत्य जो होता है वह पूरे विश्व का होता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं जैसे राष्ट्रीय संसाधनों में भारत क्या कर सकता है। भारत जो अपनी समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा को 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक खनन कर सकता है और उसके बाद वह 200 समुद्री मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक भारत का अधिकार है कि वह उस सीमा में आने वाले वाहनों पर, जहाजों पर उन पर शुल्क भी ले सकता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्या है, जैसे ही आप 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर से दूर जाएंगे तो वह संसाधन उन संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय समितियों का अधिकार होता है। बिना अंतरराष्ट्रीय समिति के सहयोग से आप उन पर कोई अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, ना खनन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर जो संसाधन है ये 4 प्रकार के हैं। एक संभावी संसाधन, एक विकसित संसाधन, एक भंडारण और संचित कोष। ठीक है। संभावी संसाधन क्या है। संभावी संसाधन एक विशेष क्षेत्र में या विशेष राज्य में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे संसाधन हैं, संसाधन तो वहाँ उपलब्ध हैं लेकिन उनका हम प्रयोग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं या उनके लिए भी तकनीकी हमारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। जैसे राजस्थान है आपका और गुजरात है। राजस्थान और गुजरात 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम और पवन ऊर्जा, 2 ऊर्जा के संसाधन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विकसित किए जा सकते हैं। उनकी संभावनाएं हैं वहाँ पर, लेकिन अभी पूरी तरह से की नहीं गई हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। अब आते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनके विषय में हमें तकनीकी ज्ञान है, जिनकी मात्रा, गुणवत्ता, उपयोगिता के विषय में हमें परिचय प्राप्त हो गया है, वह हमारे विकसित संसाधन है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा का उपयोग हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए हमारे पास यांत्रिकी भी है, तकनीकी भी है, संस्थाएं भी हैं, उनको बनाने वाली मशीनें भी हैं। इसलिए इसका उपयोग अच्छी तरह से जानते हैं। यह कौन से संसाधन में आ जाते हैं, ये विकसित संसाधन में आ जाते हैं। अब देखिए भंडारण। भंडारण वे संसाधन है जैसे भंडारण वे संसाधन है जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं जल। जल 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, 2 तत्वों से, H2O। H2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील पदार्थ हैं, दोनों शक्तिशाली हैं। इन संसाधनों को हमें मालूम है कि ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन इसे हमें अलग अलग करने के लिए अभी हमारे पास तकनीकी विकसित नहीं है। जल का भंडारण तो हमारे पास बहुत है, लेकिन ये H2O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ना होने के कारण इसे क्या कहते हैं, भंडारण। भविष्य में हो सकता है कि तकनीकी हमारे पास विकसित हो जाए तो हम इस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करके ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब संचित कोष। संचित कोष का मतलब होता है ऐसे संसाधन बहुत से हमारी प्रगति में हैं जिनके विषय में अभी हमारी तकनीकी विकसित नहीं हुई है, जिनके विषय में अभी हम परिचय नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो संचित है, संचित खजाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से
यह हमारे संसाधन है विकास के आधार पर। ये विकास के आधार पर 4 संसाधन है: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण और संचित कोष। तो बच्चों यहाँ तक भूगोल में आज हम पढ़े हैं संसाधन क्या होते हैं, संसाधन की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकार क्या है। ठीक है, अब इसी पार्ट को हम अगले पार्ट में अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके संबंध में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके प्रश्नोत्तर जब पाठ समाप्त होगा तब आपको लिखने के लिए देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।